Hello everyone, welcome in my class. Welcome all of you. ठीक है, यहाँ पर हमने लास्ट टाइम इस चैप्टर में पढ़ा था कि एलिमेंट्स के बारे में, उनके सिंबल्स मैंने बताए थे कि आयरन का क्या है, जिंक का क्या सिंबल है ना। ये आपको नीचे जो टेबल दिख रहा है ना, टेबल 3.1, ये मैंने थोड़ा सा आपको हल्का सा इसके बारे में बताया था। और कई बार हमने जब ये टेबल हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका जो सिंबल है वो उनके नाम से नहीं मिलता जुलता है ना। जैसे कि आयरन, आयरन का सिंबल क्या होता है? Fe, है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो इनके जो सिंबल है इनके लैटिन नेम पर है। ठीक है, लैटिन नेम पर, जैसे आयरन का लैटिन नेम है फेरम। ठीक है, लैटिन लैंग्वेज में आयरन को फेरम बोलते हैं। फेरम से सिंबल आया है Fe। ठीक है, ओके। सिमिलरली सोडियम का सिंबल क्या है? Na है ना। और मैंने ये भी बताया था किसी भी सिंबल में पहला लेटर कैपिटल रहेगा और दूसरा लेटर स्मॉल रहेगा। ऑलवेज रिमेंबर, दोनों लेटर कैपिटल कभी नहीं लिखने हैं जब भी आप किसी एलिमेंट का सिंबल लिखें। ठीक है, किसी एलिमेंट का सिंबल लिखेंगे तो कभी भी दोनों लेटर कैपिटल नहीं लिखने हैं, पहला लेटर कैपिटल रखना है और दूसरा स्मॉल रखना है। ठीक है, नाउ सोडियम का क्या है सिंबल? Na। ठीक है, Na क्यों है? क्योंकि सोडियम का लैटिन नेम है नाट्रियम। ठीक है, नाट्रियम इज द लैटिन नेम फॉर सोडियम। ठीक है, तो सिंबल क्या बन गया? Na। सिमिलरली पोटेशियम का सिंबल है कैपिटल K। ठीक है, ये क्यों है? क्योंकि उसका लैटिन नेम है केलियम। ठीक है, केलियम से नाम आया के। ठीक है, अब देखो कहीं और थे, जैसे मैं आपको यहाँ पे एक दो नहीं इन्होंने बता रहा कि मैं बताती हूँ आपको। जैसे सिल्वर का है Ag। सिल्वर का Ag क्यों है? क्योंकि उसका लैटिन नेम है आर्जेंटम। ठीक है, आर्जेंटम से सिंबल दिया है Ag। सिमिलरली गोल्ड का क्या है? गोल्ड का होता है Au। गोल्ड का क्या है? Au, इसमें नहीं गिवन है, ये रहा दिस वन, सेकेंड कॉलम में थर्ड वन। ठीक है, गोल्ड का है Au क्यों है? क्योंकि उसका लैटिन नेम है ऑरम। ठीक है, तो दैट इज वाई Au यहाँ से आ गया है। तो जो आपको दिख रहे हैं ना जिनके सिंबल्स डिफरेंट लग रहे हैं ना, वो इसलिए क्योंकि उनका लैटिन नेम में उनका जो सिंबल है वो उनके लैटिन नेम के बेस पर बनाया गया है। ठीक है, ओके। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज योर एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास क्या है ये हमने देखना है। ठीक है, अब एटॉमिक मास जो होता है, नाम से पता चल रहा है कि एटम का मास। ठीक है, तो इस किसी भी यूनिट को, अगर आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आपको मेजर करना होता है तो आपको कोई ना कोई यूनिट चाहिए होती है ना। लाइक जैसे आपने अपना वेट मेजर किया तो हम अपना वेट जनरली केजी में मेजर करते हैं ना, किलोग्राम में, है ना, कि कितने किलोग्राम आपका वेट है ना। ऐसे तो ना बोलेंगे सिर्फ 60 है, 60 क्या ग्राम, किलोग्राम, यूनिट्स तो लगानी पड़ती है ना। तो सिमिलरली एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए उन्होंने एक यूनिट बनाई, उसका नाम दिया उन्होंने एटॉमिक मास यूनिट। शॉर्ट में क्या लिखते हैं? AMU। ठीक है, पहले AMU लिखा जाता था, अभी क्या करते हैं? AMU को रिप्लेस कर दिया है U से। AMU जो लिखा जाता था उसको U से रिप्लेस कर दिया है। U माने यूनिफाइड मास। ठीक है, मतलब एक एटॉमिक मास यूनिट किसके इक्वल है? एक यूनिफाइड मास के इक्वल है। ठीक है, तो इनिशियली क्या इन्होंने अज्यूम किया कि जो एक एटॉमिक मास यूनिट है ना वो किसके इक्वल होगी? इन्होंने माना कि वो इक्वल होगी एक कार्बन एटम के मास के। मतलब जितना एक कार्बन एटम का मास होगा ना उसको इन्होंने मान लिया कि वो एक एटॉमिक मास यूनिट होगी, या फिर कहिए वो एक यूनिफाइड मास होगा। ठीक है, बट ये पहले का अजम्पशन है, अभी ये यूज नहीं किया जाता क्योंकि इसकी वजह से कैलकुलेशन में बड़ी इशू आ रही थी, तो अब ये डिस्कार्डेड है। ठीक है, मतलब नो मोर इन यूज। ये जो यूनिट है ना वो तो यूज की जाती है, बट जो स्टैंडर्ड था कि किसके बराबर रखना है हमने एक एटॉमिक मास यूनिट को, वो चेंज किया गया है। ठीक है, जैसे इन्होंने क्या माना था कि ये एक कार्बन एटम के मास के जितना है एक AMU, बट लेटर ऑन इन्होंने इस कंसेप्ट को चेंज किया। ठीक है, अब ये क्या कहते हैं? अब ये कहते हैं कि जो एक AMU है ना, एक एटॉमिक मास यूनिट है, देखो ग्रीन में देखना, ग्रीन अंडरलाइन किया ग्रीन कलर से, वो 1/12 द मास ऑफ द वन एटम ऑफ कार्बन 12। मतलब पहले देखो अज्यूम कीजिए कि आपका कार्बन 12 है ना, आप उसको अज्यूम कीजिए कि वो एक वाटरमेलन है। ठीक है, सपोज कीजिए वो एक वाटरमेलन की जैसा है। ठीक है, या फिर कहिए कि एक वाटरमेलन को अज्यूम कर लो कि वो कार्बन 12 है। ठीक है, तो जो इनिशियल अजम्पशन क्या था कि IUPAC का इनिशियल अजम्पशन था कि एक एटॉमिक मास यूनिट ना एक वाटरमेलन के इक्वल है। ठीक है,
समझ में आया? ओके, बट लेटर उन्होंने चेंज किया क्योंकि उसकी वजह से पहले कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही थी। उन्होंने फिर अब क्या कहा कि अगर आप उस वाटरमेलन को, जो कि मैं एक कार्बन एटम के बराबर है अज्यूम कर रही हूँ, ठीक है, एक वाटरमेलन को अगर आप उसके 12 इक्वल पार्ट्स कर लें, 12 इक्वल पार्ट्स कर लें, देखो ये रहा एक वाटरमेलन, ठीक है, इसके मैंने 12 इक्वल पार्ट्स कर लिए। अब इन 12 पार्ट्स में से एक जो पार्ट होगा, है ना, वन पार्ट, ठीक है, वो जो वन पार्ट है वो 1 AMU के इक्वल है, ठीक है। पूरा का पूरा वाटरमेलन 1 AMU के इक्वल नहीं है, सिर्फ एक 1/12 पार्ट। 1/12 पार्ट क्या होगा कि अगर हम इसके 12 हिस्से करें उसमें से एक हिस्सा, ठीक है, 12 हिस्से के इक्वल, देखो करक है ना, उसमें से ये जो वन पोर्शन उन्होंने उठाया वो 1/12 पोर्शन हो गया इस वाटरमेलन का, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ज्यूम कर लेना है कि जो अब उनका एक्चुअल में यूज हो रहा है 1 AMU की वैल्यू दैट इज इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, ठीक है, क्लियर। कार्बन 12 जो है ना, ये पता है कार्बन 12 कौन सा है? कार्बन के कई आइसोटोप होते हैं, है ना, आइसोटोप तो पढ़े हैं। आइसोटोप मतलब सेम एटॉमिक नंबर एंड विद डिफरेंट एटॉमिक मास, ठीक है। जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर तो सेम रहता है बट एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, उन्हें हम आइसोटोप्स कहते हैं। जैसे कार्बन है ना, कार्बन के 3 आइसोटोप हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, ठीक है। तो 12, 13, 14 क्या है? ये कार्बन के मासेस हैं, ठीक है। कार्बन 3 तरह के मासेस में एग्जिस्ट करता है, कार्बन 12 भी, कार्बन 13 भी और कार्बन 14 भी। तो हमने AMU को स्टैंडर्डाइज करने के लिए कौन सा कार्बन लिया है? कार्बन 12 लिया है, ठीक है, 13, 14 नहीं लिया है, 12 लिया है। इसका जो 1/12 होगा, एक कार्बन 12 एटम का 1/12 जो मास होगा वो 1 AMU के इक्वल होगा, या फिर कहिए 1 यूनिफाइड मास के इक्वल होगा, ठीक है, क्या? अब आ जाइए हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। अब देखो इन्होंने यहाँ पर एटॉमिक मास देखो यू लिख दिया ना, मैंने बताया था AMU को अब क्या लिखते हैं? यू लिखते हैं, यूनिफाइड मास लिखते हैं। तो इन्होंने देखो लिख दिया है फ्यू एलिमेंट्स का हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है, कार्बन का 12 है, नाइट्रोजन का 14 है, ऑक्सीजन का 16 है, सोडियम का 23 है। ये कैसे निकाला पता ना? एक कार्बन को के 1/12 पोर्शन को एक यूनिफाइड मास मानकर इन्होंने मेजर किया है, ठीक है, ओके। सिमिलरली मैग्नीशियम का 24 है, सोडियम का 23 है, 23 है, सल्फर 32, ये आपको याद होने चाहिए बेसिकली, क्लोरीन 35.5 एंड कैल्शियम 40। ये सभी को एटॉमिक मास पता होने चाहिए इन एलिमेंट्स के, ठीक है, एग्जैक्टली आपकी टिप्स पे होना चाहिए। अब देखिए हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट, एटम्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं? तो जनरली एटम्स क्या करते हैं? एग्रीगेट होके, एग्रीगेट मतलब इकट्ठे होके मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं, है ना, मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। मॉलिक्यूल्स को कैसे हम डिफाइन करेंगे? व्हाट अ मॉलिक्यूल, ठीक है। तो जनरली दो या दो से ज्यादा एटम, 2 और मोर एटम्स जो एक दूसरे के साथ केमिकली बॉन्डेड हों, उनके बीच में कोई केमिकल बॉन्ड होना चाहिए और वो एक दूसरे को टाइटली हेल्ड करके रखें, एकदम दूसरे को एकदम कस के पकड़ के रखें, ठीक है। जो वो दो या दो से ज्यादा एटम हैं जिनसे मिलकर मॉलिक्यूल बन रहा है, उनके बीच में कोई ना कोई केमिकल बॉन्ड होना चाहिए और वो एटम्स एक दूसरे को पकड़ के रखे होने चाहिए, ठीक है, ओके। तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम एक मॉलिक्यूल कह देंगे, ठीक है। अब देखो एक मॉलिक्यूल को उन्होंने और एक और डेफिनेशन दी है कि हम इसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल कहेंगे एक एलिमेंट का। स्मॉलेस्ट पार्टिकल समझते हो ना, कि एलिमेंट से बना हुआ स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एलिमेंट देखो मॉलिक्यूल कुछ दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बनेंगे ना, तो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स मिलकर जो भी चीज बनेगी ना, जो भी पार्टिकल बनेगा, उनमें मॉलिक्यूल आपका स्मॉलेस्ट रहता है, ठीक है, ओके। और इसका अपना एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, मतलब ये जो मॉलिक्यूल है ये अकेला आपको देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है कि इसको किसी और की जरूरत है। इंडिपेंडेंट कौन होते हैं? जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। तो ये जो पानी है, पानी का मॉलिक्यूल है H2O, वो अकेला एग्जिस्ट करता है ना, है ना। H2O के साथ और कोई मॉलिक्यूल होना जरूरी नहीं है ना, वो अकेला रह सकता है ना, दैट्स इट, ओके। अब यहाँ पर आओ, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जैसे मॉलिक्यूल कैसे कैसे बनते हैं। अब ऑक्सीजन है,
ऑक्सीजन जो आप गैस पढ़ते हो उसको आपका फॉर्मूला क्या रहता है, O2 रहता है ना, खाली O कभी लिखते हो आप नहीं लिखते, क्यों नहीं, क्योंकि जो ऑक्सीजन एटम है ना वो दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ मतलब दो एटम ऑक्सीजन के मिलकर एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं, दैट इज नोन एज डाई ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं O2 को, डाई ऑक्सीजन। नाउ ये कैसा मॉलिक्यूल है, ये एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। Why it is named as diatomic molecule? क्योंकि ये दो एटम से मिलकर बना है, ठीक है। उसके अलावा आप देखो अगर तीन एटम्स ऑक्सीजन के कंबाइन कर जाएं, यूनाइट कर जाएं, ठीक है, तो वो क्या बना लेते हैं, वो बना लेते हैं O3। O3 को क्या बोलते हैं हम, ओजोन, है ना, आपने पढ़ा होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट में ओजोन का नाम है ना, ओजोन डिप्लीशन आपने पढ़ा होगा, ठीक है। O3 इज योर ओजोन एंड ये कैसा मॉलिक्यूल है, ये एक ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। कैसा है, ट्राई, क्योंकि यहाँ पर तीन मॉलिक्यूल मिलकर एक, सॉरी तीन एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। अगर दो एटम मिलकर बनाएंगे तो डाई एटॉमिक होगा, ठीक है। तो जितने भी नंबर ऑफ एटम होंगे किसी भी मॉलिक्यूल में, है ना, मतलब दो एटम है या तीन एटम है, जितने भी नंबर ऑफ एटम्स होंगे किसी मॉलिक्यूल में वो हमें उसकी एटोमिसिटी बताएंगे। एटोमिसिटी मतलब नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। जैसे ऑक्सीजन की एटोमिसिटी क्या होगी, डाइऑक्सीजन की 2, क्योंकि यहाँ पर दो प्रेजेंट है ना, दो एटम प्रेजेंट है। सिमिलरली ऑक्सीजन की क्या होगी, ओजोन की हो जाएगी 3, क्योंकि ओजोन में 3 एटम्स प्रेजेंट हैं ऑक्सीजन के, ठीक है। अभी मैं वाटर की पूछूं एटोमिसिटी कितने हैं वाटर में, दो हाइड्रोजन है ना, H2 लिखा हुआ है और एक ऑक्सीजन लिखा हुआ है, तो कितनी होगी एटोमिसिटी इसकी, 3 हो गई। नाउ कम टू अमोनिया, अमोनिया NH3, तीन हाइड्रोजन एटम है, H3 का मतलब क्या है, तीन हाइड्रोजन एटम है और एक नाइट्रोजन है, तो 4 एटोमिसिटी हो जाएगी इसकी। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड पे आओ, CO2 कितनी एटोमिसिटी होगी, 3 होगी, है ना। ऑक्सीजन कितने हैं, 2, कार्बन कितना है 1, तो कितना हो गया टोटल 3, ओके क्लियर। अब उसके बाद देखो यहाँ पर इन्होंने दिखाया है एटोमिसिटी ऑफ सम एलिमेंट्स लाइक आर्गन। आर्गन जो होता है, आर्गन गैस होती है बेसिकली, और वो किसी दूसरे एटम के साथ मिलकर कोई मॉलिक्यूल नहीं बनाती, बेसिक है ना। आर्गन नोबल गैस कहलाते हैं, कहते हैं हम इन्हें। ये अकेली रहती है, अकेला एटम रहेगा आर्गन का, तो ये किसकी एटोमिसिटी क्या रहेगी, मोनो एटोमिक। क्या कहेंगे इन्हें हम, मोनो एटोमिक, ठीक है। अब हीलियम, हीलियम भी आपका अकेला रहता है, किसी दूसरे हीलियम एटम के साथ मिलकर कोई मॉलिक्यूल ये नहीं बनाता है, ठीक है, अकेला रहेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, मोनो एटोमिक, है ना। अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कैसे रहता है, ऑक्सीजन रहता है डाई ऑक्सीजन की फॉर्म में, है ना, O2 की फॉर्म में, तो एटोमिसिटी हो गई डाई एटोमिक। नाउ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पता है कैसे रहता है, H2 की फॉर्म में, H2, तो एटोमिसिटी होगी डाई एटोमिक। सिमिलरली नाइट्रोजन भी 2 रहता है, N2, तो डाई। फ्लोरीन Cl2, तो मतलब डाई। अब फॉस्फोरस कैसे रहता है, फॉस्फोरस रहता है P4, क्या रहता है, P4 की फॉर्म में, 4 मतलब P के नीचे 4 लिखना है, जैसे O के नीचे 2 लिखते थे, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, टेट्रा एटोमिक, है ना, 4 है तो टेट्रा एटोमिक। नाउ सल्फर, सल्फर आपका जनरली S8 S16 के फॉर्म में रहता है, तो हम उसे बोल देते हैं पॉली एटोमिक। पॉली मतलब बहुत सारे एटम है, ठीक है, तो क्या बोलेंगे उसको, पॉली एटोमिक, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आ जाओ, इस टेबल पर देखो, टेबल 3.4 पे मॉलिक्यूल्स ऑफ सम कंपाउंड्स, ठीक है, इसको हल्का सा मैं जूम भी कर दूं आपके लिए। देखिए मॉलिक्यूल्स ऑफ सम कंपाउंड्स, ठीक है, कैसे देखेंगे। अब यहाँ पर हमें इनका क्या देखना है, हमें इनका रेशियो बाय मास फाइंड आउट करना आना चाहिए। क्या निकालना है, रेशियो बाय मास। रेशियो बाय मास का मतलब समझ रहे हो, इनके मास की रेशियो। रेशियो बाय मास का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको इनके मास की रेशियो देखनी है। जैसे कि पानी है, वाटर, H2O। अब देखो कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, और कितना ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन है। अगर आपको वो ऊपर वाला टेबल याद हो अगर ऊपर वाला टेबल, तो उसमें मैंने क्या बताया था कि हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 होता है ना,
और ऑक्सीजन का मास होता है 16, है ना, 16 मास रहता है ऑक्सीजन का। आप ऊपर जो टेबल मैंने अभी आपको बताया था वो देख लीजिएगा, ठीक है। हाइड्रोजन अब दो हैं, एक का मास है 1, दो हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा 2, तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में देखो 2 लिख दिया है। उसके बाद आ जाओ ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन जो कि आपका 1 है तो उसका एटॉमिक मास कितना होगा 16, ठीक है, 16 उसका मास होगा। तो इनकी क्या रेशियो होगी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, है ना, रेशियो देखो क्या होगी 2:6। अब इसको सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए, 2:16 किस में हो जाएगा 1:8 में, है ना, मतलब इनके बीच में जो कॉमन मल्टीपल है वो रिमूव करना है, दैट इज। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाने के केस में कैसे कंबाइन है, अगर इनका कोई रेशियो बाय मास पूछ ले तो आप क्या कहेंगे, क्या रेशियो है 1:8 है, 1:8। ओके, नाउ कम टू दी सेकेंड वन, अमोनिया। अमोनिया में देखो एक नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14, ठीक है, और हाइड्रोजन का 1 रहता है, सबको पता है। तो नाइट्रोजन का लिख दिया 14, और क्योंकि 3 हाइड्रोजन है यहाँ पर तो टोटल हाइड्रोजन का मास कितना लिख दिया 3। अब रेशियो क्या बनेगा 14:3। अब कोई कॉमन मल्टीपल है क्या 14 और 3 का, नहीं है ना, तो सिंपली लिख दो 14:3। अगर कोई कॉमन मल्टीपल होता है तो उसे डिवाइड करके सिंपलेस्ट रेशियो में लिखा जाता है, जैसे कि 2 और 16 में 2 कॉमन मल्टीपल था तो 2 को इससे भी डिवाइड कर दिया और 2 को 16 से भी डिवाइड कर दिया तो वो 1:8 बन गया, ठीक है। नाउ कम टू कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। कार्बन का क्या मास होता है 12, कार्बन 12, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का मैंने बताया था अभी ऊपर, है ना, कितना होता है देखो 16, 1 ऑक्सीजन का क्या मास है 16, 2 का कितना होगा 16 इंटू 2, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर लिखना भूल गई, इसको 32 कर लेना, इसको 32 करो, यहाँ पे 16 को हटा के 32 कर लो बच्चे, 16 इंटू 2 कर लो 32। अब 12 इंटू इस टू 32, 12 रेशो इस टू 32, मतलब समझ गए ना, 12 32 का रेशो देखो क्या जाएगा 3:8। कैसे आया ये, दोनों के बीच में क्या कॉमन मल्टीपल था 4 कॉमन मल्टीपल था। मैं फिर से कह रही हूँ यहाँ पर 16 मत लिखिए, यहाँ पर क्या लिखो 32 लिख दो, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, ये मेरे से बाय मिस्टेक लिखा गया है, ठीक है। तो रेशो आ गया 3:8। आई होप सो कि आपको ये बाय रेशो बाय मास निकालना अब तक आ गया होगा। नाउ व्हाट इज एन आयन। अब पूछा है कि आयन क्या होते हैं। मॉलिक्यूल्स हमने देख लिया, जो 2 या 2 से ज्यादा एटम से मिलकर बनेंगे, जिनके बीच में कोई केमिकल बॉन्ड होगा, जिनका कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगा, वो आपका मॉलिक्यूल होता है। तो आयन क्या होता है, आयन जो आपके होते हैं जनरली कंपोज्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंटेन 4 स्पीशीज, ठीक है। आयन आपका या तो कोई मेटल होगा या फिर कोई नॉन मेटल हो सकता है जिनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज हो, ठीक है, चार्ज समझोगे ना, पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। तो ऐसी चार्ज स्पीशीज को हम क्या कहते हैं आयंस कहते हैं, ठीक है। अगर किसी मेटल या नॉन मेटल पर कोई चार्ज है तो हम उसे क्या कहेंगे आयंस कहेंगे, ठीक है। अब आयंस भी 2 तरह के होते हैं, एक देखो नीचे मैंने लिखा है जिन पर पॉजिटिव चार्ज रहता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कैटायन कहते हैं, और जिन पर नेगेटिव चार्ज रहता है उन्हें हम अनायन कहते हैं, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज कैटायन, नेगेटिव चार्ज अनायन। अब जैसे कि सोडियम क्लोराइड है NaCl, है ना, सोडियम क्लोराइड आपको पता है ना कॉमन साल्ट, है ना। तो यहाँ पर एक्चुअल में ये जो आपका आयनिक कंपाउंड है इसमें कौन कौन से आयन है सोडियम क्लोराइड में, एक तो होता है सोडियम प्लस, एक क्या होता है सोडियम प्लस, और दूसरा क्या होता है क्लोरीन नेगेटिव, देखो नीचे देख लो क्लोरीन नेगेटिव, ठीक है। तो सोडियम प्लस, सोडियम कैटायन है यहाँ पर और क्लोरीन एनायन है। बट आयंस हम दोनों के लिए यूज करते हैं, आयन जो टर्म होती है वो दोनों के लिए है। आयन कटायन भी, मतलब आयन 2 तरह के हैं, कटायन और अनायन, ठीक है। तो कटायन को भी हम आयन बोल देते हैं और अनायन को भी हम आयन बोल देते हैं, वो एक कलेक्टिव टर्म है, ठीक है।
whereas पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की बेस पर हम उसे कटायन या अनायन कहेंगे। ओके अगर आपका ग्रुप ऑफ एटम्स हो, मान लो अकेला एटम नहीं है, एक ग्रुप ऑफ एटम्स है जिसके ऊपर कोई चार्ज है, ठीक है, अकेले एटम पर नहीं, जैसे सोडियम क्लोरीन क्या थे, यहाँ पर अकेले एटम थे ना, अकेला एटम है ना सोडियम, और अकेला क्लोरीन भी एक एटम है। बट अगर वो कह रहा है कि एक सिंगल एटम नहीं है बल्कि कोई ग्रुप ऑफ एटम्स है, ठीक है, और वो जो ग्रुप ऑफ एटम्स है उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज है, वो कोई ना कोई चार्ज कैरी कर रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे, पॉली एटॉमिक आयन। क्या कहेंगे, पॉली एटॉमिक आयन, ठीक है। नाउ ये आयनिक कंपाउंड्स का रेशियो बाय मास पूछा है। देखो कैल्शियम ऑक्साइड, ये आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड समझ गए ना, जिसमें आयंस होंगे, जिसमें एक कटायन होगा और एक अनायन होगा, जैसे कि आपने सोडियम क्लोराइड में देखा था कि Na पॉजिटिव था, Cl नेगेटिव था। और मैं आपको बता दूं, मेटल्स जो होती है उन पर जनरली पॉजिटिव चार्ज रहता है और नॉन मेटल्स पर नेगेटिव चार्ज रहेगा, ठीक है। मेटल्स पर किसका चार्ज रहता है, पॉजिटिव, और नॉन मेटल्स पर नेगेटिव, ठीक है। पहले मैं आपको ये करा दूं, फिर उसके बाद शायद आज के लिए मैं इतना ही कराऊंगी, सिर्फ ये सम आयनिक कंपाउंड का रेशियो बाय मास करा देती हूँ। कैल्शियम एंड ऑक्सीजन, इसमें कैल्शियम ऑक्साइड में क्या क्या है, कैल्शियम है और ऑक्सीजन है। जो कैल्शियम है ना वो मेटल होती है ना, पता है। ऑक्सीजन क्या होता है, नॉन मेटल। तो कैल्शियम क्या होगा, यहाँ पर कटायन होगा, और ऑक्सीजन आपका अनायन होगा, जिसे हम बोलते हैं ऑक्साइड आयन। क्या बोलते हैं, ऑक्साइड आयन या अनायन, ठीक है। नाउ कम टू देयर मासेस, हमें तो मास से मतलब है, हमें यहाँ पे रेशियो बाय मास के निकालने के लिए कहा है, तो हमें इनके मास देखने हैं। तो टेबल देख लीजिएगा, ऊपर वाला टेबल जो मैं कह रही थी आपको टिप्स पे आना चाहिए, उसे याद कर लीजिए। कैल्शियम का जो मास होता है वो 40 होता है, इसमें एक कैल्शियम है और एक ऑक्सीजन है, ठीक है। और ऑक्सीजन का जो मास है वो 16 है, तो 14:16। कॉमन मल्टीपल क्या है दोनों के बीच में बच्चे, क्या है कॉमन मल्टीपल, आप देखो 8 कॉमन मल्टीपल है इनका, है ना। 8 5 सा 40 भी होता है और 8 2 सा 16 भी होता है, तो 8 से दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो सिंपल रेशियो में लिख देंगे 5:2। ओके नाउ मैग्नीशियम सल्फाइड, मैग्नीशियम कितना है 1 और सल्फर कितना है 1। सल्फाइड टर्म किसके लिए यूज होती है, सल्फर के लिए। तो मैग्नीशियम का लिखिए 24 और सल्फर का लिखिए 32। सल्फर का मास कितना होता है 32 होता है, तो 24:32। बच्चे कॉमन मल्टीपल क्या होगा इनका, कोई मुझे बता दे। 8 इसका कॉमन मल्टीपल होगा, यहाँ पर भी देखिए 8 3 सा 24 और 8 4 सा 32, तो 8 से दोनों को डिवाइड कर दीजिए, दैट इज योर 3:4। एक्चुअली मैंने कॉमन मल्टीपल बोल रही हूँ बार बार, आई थिंक इट इज कॉमन फैक्टर, ठीक है, इट्स नॉट अ कॉमन मल्टीपल, इट्स अ कॉमन फैक्टर। आई एम सॉरी, मेरे मुंह से बार बार मल्टीपल निकल गया, ठीक है। आपको कॉमन फैक्टर से डिवाइड करते हैं, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड करना है, मेरे मुंह से मल्टीपल निकल गया है, तो इस चीज को थोड़ा करेक्ट कर लेना। सोडियम क्लोराइड, सोडियम का कितना होता है मैंने भी बताया था 23, और क्लोरीन का कितना होता है 35.5, ठीक है। तो इनके बीच में कोई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या लीस्ट कॉमन, कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं दोनों के बीच में, तो आप इसको रेशियो का क्या लिख दोगे, एज इट इज लिख दोगे 23:35.5, ठीक है। ओके अब बाकी का जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, आज के लिए इतना ही। इसको थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, एटॉमिक मासेस को याद कीजिए, बार बार नोटबुक में लिख के देखो जब तक वो याद नहीं हो जाते, ठीक है। थैंक यू सो मच।